बेटा जैसा कि वैसे लेसन तो हमारा ये हो चुका है, लेकिन उस टाइम जो है बहुत कम स्टूडेंट थे, और इसलिए जो है ये लेसन मैं रिपीट करवा रही हूँ कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे कैसे जो है सितंबर एग्जाम में आने हैं, तो उस हिसाब से जो है हम करेंगे लेसन। वैसे ये हमारा डिटेल स्टडी हो चुका है। तो जैसे हम लेसन है हमारा, पुस्तक का नाम क्या है हमारी, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो क्या है, जो बुक है हमारी उसका नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम, और पाठ है हमारा जनसंचार माध्यम। तो हम जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके करेंगे। मैंने पीडीएफ आपको सेंड किया हुआ है स्टूडेंट्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो है बेटा आप इसको अपनी नोटबुक में राइट कर लेंगे, क्योंकि सितंबर टेस्ट में भी मैंने ये दोनों जो लेसन है, इससे नेक्स्ट वाला भी, वो भी वैसे हमारा हो चुका है डिटेल स्टडी तो, लेकिन जो ये दोनों लेसन है मैं दोबारा आपको रिपीट करवा रही हूँ। और मैंने पीडीएफ आपको सेंड कर दिए हैं, तो आप अपने क्वेश्चन सर जो है अच्छे से नोटबुक में राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, संचार जीवन की निशानी है, स्पष्ट करें। तो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है भाई, वो समाज में रहता है, तो समाज की आवश्यकताओं, समाज से उसकी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, और समाज के बिना मनुष्य रह भी नहीं सकता। तो इसके बावजूद भी जो है मनुष्य जो है क्या है, यदि वो एक सामाजिक प्राणी है तो वह संचार करता है, एक दूसरे से बातचीत करता है। दैनिक जीवन में, दैनिक मतलब जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसको कहेंगे हम दैनिक जीवन। दैनिक जीवन में संचार के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार करता रहता है। संचार खत्म होने का मतलब है मृत्यु। तो जीवन की निशानी क्या हो गया हमारा, संचार। संचार ही मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ता है, अतः कहा जा सकता है कि संचार जीवन की निशानी है। अगर हम संचार ही हमारा, एक दूसरे से बातचीत ही हमारी खत्म हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, मृत्यु। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो संचार है वो जीवन की निशानी है। तो संचार क्या है बेटा, जब हम अपनी सूचनाओं को, विचारों को, भावनाओं को, संचार वर्ड का सबसे पहले अर्थ समझ आना चाहिए आपको कि जो संचार है बेटा वो क्या है, कि जो सूचनाएं हैं, विचार हैं, हमारी भावनाएं हैं, हम उनको लिखित, मौखिक या किसी भी माध्यम के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, तो वो कहलाता है संचार। यस स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर कि जो संचार है वो है क्या। जब हमें कोई सूचनाएं दूसरी जगह पहुंचानी होती है, अपने विचार दूसरी जगह पहुंचाने होते हैं, अपनी भावनाएं दूसरी जगह पहुंचानी होती हैं, और उनको जो है हम चाहे मौखिक पहुंचाए, चाहे हम भाषण के द्वारा दें, या हम लिखित पत्र के द्वारा दें, या हम जो हमारे दृश्य श्रव्य माध्यम है, टीवी है, रेडियो है, या नेटवर्किंग है, तो उसके जरिए हम जो है अपना संदेश पहुंचाए, तो वो कहलाएगा संचार। अच्छा जी, अब क्या है, संचार के साधन कौन कौन से हैं, कि जो संचार है उसके साधन कौन कौन से हैं, कि किन किन जो है उनसे हम अपने हम संचार कर सकते हैं, किन किन माध्यमों से। तो संचार के माध्यम क्या है बेटा, हम टेलीफोन से भी संचार कर सकते हैं, इंटरनेट, समाचार पत्र, फैक्स, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, ये सारे चीजें क्या है, हमारे संचार के साधन है। दुनिया एक गांव में बदल गई है, स्पष्ट करें कि आज इतनी बड़ा संसार एक गांव बनकर रह गया है। क्यों? क्योंकि नेट से जो है सब कुछ जुड़ा हुआ है, हमें दूरियां महसूस नहीं होती। आज संचार के अनेक साधन विकसित हो गए हैं, जिसके कारण जो भौतिक दूरियां हैं वो कम हो रही हैं। इन साधनों के कारण मनुष्य जो है सांस्कृतिक व मानसिक रूप से भी एक दूसरे के करीब आ गया है। अब देखिए, हम नेट पर कहीं की भी जो है संस्कृति वगैरह से परिचित हो सकते हैं, कहीं के भी रीति रिवाज हमें पता चल सकते हैं, और जब हम जो है किसी को भी किसी भी समय हम जो है बात कर सकते हैं, तो हम जो है सांस्कृतिक और मानसिक रूप से एक
दूसरे से जुड़ गए हैं। तो इसलिए जो है, जो दुनिया है वो एक गांव में बदल गई है, कि जो पूरा संसार है वो एक गांव बनकर रह गया है। जनसंचार के माध्यमों से जुड़ कुछ ही अक्षण में दुनिया के हर कोने की खबर मिल जाती है। इसी कारण आज दुनिया जो है एक गांव बनकर रह गई है। संचार किसे कहते हैं? तो संचार, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, कि संचार की जो उत्पत्ति है, जो संचार शब्द है वो कहाँ से आया है बेटा? चर धातु से निकला है। इसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक, दृश्य, श्रव्य माध्यम। दृश्य श्रव्य माध्यम क्या होते हैं बेटा? दृश्य माध्यम होता है, जैसे हम टेलीविजन है उसमें हम केवल देख सकते, जैसे रेडियो है तो वो क्या है? हमारा एक श्रव्य माध्यम है, उसको उसमें हम सिर्फ सुन सकते हैं। लेकिन जो टेलीविजन है वो हमारा क्या है? एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, उसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो जिन माध्यमों को हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, वे कहलाते हैं हमारे दृश्य श्रव्य माध्यम। और जिन माध्यमों को केवल हम सुन सकते हैं वो कहलाएंगे हमारे श्रव्य माध्यम। तो आज जो है अनेक दृश्य श्रव्य माध्यमों का सफलतापूर्वक हम संदेश जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। संचार की प्रक्रिया के तत्व कौन कौन से हैं? तो संचार की प्रक्रिया के तत्व हैं स्रोत, एनकोडिंग, माध्यम और प्राप्तकर्ता। अब देखिए, जो संचार होता है वो हमारा कहाँ से शुरू होता है और कहाँ जो है कैसे वो प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, तो वो कहलाते हैं संचार के तत्व। कि स्रोत से शुरू होकर कैसे संचार प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, ये सारी चीजें कहलाती हैं हमारी संचार के तत्व। ये मैंने आपको बड़े अच्छे से डिटेल में लिखवाया हुआ है, आप देख सकते हैं अपनी नोटबुक में। पहले, सबसे पहले आता है स्रोत या संचारक, फिर आता है एनकोडिंग या कूटीकृत भी हम इसको कहते हैं। हिंदी में इस शब्द का अर्थ है कूटीकृत, और जो इंग्लिश है उसमें कहते हैं हम एनकोडिंग। सेकंड पॉइंट, स्रोत की संचार जो है किन किन माध्यम, किस 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 से गुजरकर जो है प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, तो वो कहलाते हैं स्रोत। तो बेटा, संचार के तत्व क्या है हमारे? स्रोत या संचारक, उसके बाद एनकोडिंग, उसके बाद संदेश, फिर माध्यम और उसके बाद प्राप्तकर्ता। यहाँ जो है सफल संचार के लिए क्या आवश्यक है? तो सफल संचार के लिए भाषा के कोड का ज्ञान आवश्यक है। देखिए, सफल संचार कब होगा? मान लीजिए आप किसी को संदेश भेज रहे हैं और वह उस भाषा को नहीं जानता, तो वह सफल संचार नहीं हो सकता, क्योंकि वह उसकी समझ में ही नहीं आएगा संदेश जो आप पहुंचाना चाहते हैं। तो सफल संचार के लिए भाषा के कोड का ज्ञान जरूरी है, स्रोत को भी और प्राप्तकर्ता को भी। और जो भी आप जिस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं, उस माध्यम में तभी जो है सफल संचार हो सकेगा। अब देखिए, हम जैसे ये आपने इसके संचार के जो तत्व पढ़े हैं, उनको ही हम देखते हैं कि संचार के तत्व में कौन कौन सी चीजें हमारी आती हैं। तो इसके बाद है डिकोडिंग। डिकोडिंग और एनकोडिंग, दो शब्द हैं हमारे, डिकोडिंग और एनकोडिंग। एनकोडिंग क्या होता है बेटा? जैसे मान लीजिए कि आपका जो मित्र है जिसको आप संदेश भेज रहे हो, वह उस भाषा के कोड से परिचित ना हो जिसमें आप संदेश भेज रहे हैं। तो यह जरूरी है एक सफल जो है संचार के लिए, कि भाषा का जो है कोड दोनों तरफ से, संदेश भेजने वाले को और संदेश प्राप्तकर्ता को भी जो है उस भाषा का जो एनकोड है, एनकोडिंग मीन्स उस भाषा का ज्ञान, कोड तो पता होना चाहिए। अब आता है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है? डिकोडिंग है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश।
यह एनकोडिंग से उल्टी प्रक्रिया है। देखिए, एनकोडिंग का उल्टा क्या है? डिकोडिंग। कि आप किस भाषा में संदेश भेज रहे हैं वो है एनकोडिंग। और डिकोडिंग क्या हो गया कि उस संदेश का जो है प्राप्तकर्ता को भी डिकोडिंग हो गया कि उस संदेश को समझने की, उस संदेश के अंदर जो अर्थ है उसे समझने की कोशिश करना। ठीक है। इसमें क्या है बेटा कि डिकोडिंग में जो भी, जिस भी भाषा में आप संदेश भेजते हैं उन संदेशों से अर्थ निकलता है तो वो कहलाता है डिकोडिंग। संदेश का अर्थ निकालना। जब प्राप्तकर्ता उस संदेश का अर्थ निकालता है तो वो कहलाता है डिकोडिंग। और जब संचार करने वाले का, स्रोत का, संचारक का उस भाषा पर पूरा अधिकार होता है जिसमें वो संदेश भेजता है तो वो कहलाता है एनकोडिंग। देखिए, दोबारा फिर देखेंगे बेटा क्या होता है एनकोडिंग। एनकोडिंग होता है कि जब संचारक, संचारक मतलब संचार करने वाला, संदेश भेजने वाला, जब संचारक अपना संदेश जिस भी भाषा में भेजता है तो वो कहलाता है एनकोडिंग। और प्राप्तकर्ता उसका जो अर्थ निकालता है वो कहलाता है डिकोडिंग। अब मेरे हिसाब से आपको दोनों वर्ड ये क्लियर होंगे, एनकोडिंग और डिकोडिंग। फीडबैक किसे कहती हैं? तो फीडबैक क्या होता है कि जैसे मान लीजिए संचारक ने संदेश भेज दिया, प्राप्तकर्ता ने उसे प्राप्त कर लिया, और फिर जो है संचारक उससे फीडबैक लेता है कि जो मैं संदेश भेजना चाहता था कि क्या वह सही अर्थ में वही संदेश गया, जो है प्राप्तकर्ता के पास गया है या नहीं, या उसमें कोई बदलाव आ गया है, भाषा संबंधी कारण हो सकता है, या फिर जैसे माध्यम है हमारे उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि शायद हमारा जो संदेश भेजने का माध्यम है वो सही ना हो, तो उसके कारण जो है प्राप्तकर्ता को संदेश सही प्राप्त नहीं हुआ हो। तो जब संचारक प्राप्तकर्ता से फीडबैक लेता है कि क्या संचार उसके पास संदेश जो है वो सही पहुंच गया है या नहीं, जो वो भेजना चाहता था, तो यह प्रतिक्रिया कहलाती है फीडबैक। अब फीडबैक क्या है? यस में भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है वो प्राप्तकर्ता को समझ ना आया हो जैसा आप भेजना चाह रहे हो, और हो सकता है वो प्राप्तकर्ता को समझ आ गया हो। तो यस में भी आंसर हो सकता है फीडबैक में, और नो में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, श्योर क्या है? तो संचार प्रक्रिया में, जब संचार की जो प्रक्रिया चलती है, जो उसमें आने वाली बाधा है, उसमें आने वाली प्रॉब्लम है, उनको हम श्योर कहते हैं। यह भाई मानसिक भी हो सकता है कि मान लीजिए आप उन शब्दों को नहीं बोल पाए जो शब्द आप प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं, और तकनीकी भी हो सकता है। मान लीजिए आप जिस माध्यम के द्वारा संदेश भेज रहे हैं उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है, तो तब भी जो है इसको भी हम श्योर कहेंगे। जो श्योर है वो मानसिक भी हो सकता है, तकनीकी भी हो सकता है, और भौतिक किसी चीज से भी हो सकता है। मान लीजिए आप उससे उस माध्यम से संदेश भेजना चाह रहे हो जिसकी फैसिलिटी आपके पास नहीं है, तो ये हो जाएगा भौतिक कारण शोर का, मानसिक, तकनीकी और भौतिक। संचार के प्रकार बताइए। अब संचार के प्रकार कितने होते हैं बेटा? अभी तक हमने पढ़ा था तत्व, सबसे पहले पढ़ा संचार, फिर पढ़ा संचार के तत्व, स्रोत, एनकोडिंग, डिकोडिंग, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक, ये क्या थे? संचार की प्रक्रिया के तत्व थे। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार कि प्रकार कितने होते हैं। तो संचार के अनेक प्रकार होते हैं।
सांकेतिक संचार, मौखिक संचार, अमौखिक संचार, अंतःवैयक्तिक संचार और वैयक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार। अब हम एक एक का बारी बारी से अध्ययन करते हैं कि अंतःवैयक्तिक संचार क्या होता है। वह संचार जिसमें संचारक और प्राप्तकर्ता, संचारक किसको कहते हैं बेटा हम, संदेश भेजने वाले को, और प्राप्तकर्ता संदेश करने वाले को। जब वह संचार जिसमें संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति हो, वह अंतःवैयक्तिक संचार कहलाता है। जैसे पूजा करना, ध्यान लगाना, तो इसमें ये क्या होंगे हमारे अंतःवैयक्तिक संचार, जिसमें संचारक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, वह होता है अंतःवैयक्तिक संचार। फिर होता है अंतरवैयक्तिक संचार। जो अंतःवैयक्तिक संचार है, इसका फायदा क्या है, इसका महत्व क्या है। जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने संचार करते हैं तो वह कहलाता है अंतरवैयक्तिक संचार। अंतरवैयक्तिक संचार, इसमें जो फीडबैक है वो हमें तत्काल मिल जाता है। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, तो यदि आपकी समझ में आता है तो आप कहेंगे हाँ आ रहा है समझ में, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत जो है फीडबैक दे देंगे यस या नो में। तो अंतःवैयक्तिक संचार, अंतरवैयक्तिक एक होता है अंतःवैयक्तिक, एक होता है अंतरवैयक्तिक। तो अंतरवैयक्तिक होता है जब दो व्यक्ति आपस में आमने सामने बात करते हैं। तो इसका क्या महत्व है अंतरवैयक्तिक का, कि जो हमें फीडबैक है वो तुरंत मिल जाता है। इस तरीके से संबंध विकसित होते हैं। यह रूप पारिवारिक तथा सामाजिक रिश्तों की बुनियाद है। जो अंतरवैयक्तिक संचार है हमारा, वो जो है पारिवारिक रिश्तों की हमारी बुनियाद है। फिर कहता है नेक्स्ट जो होता है हमारा समूह संचार, कि समूह संचार का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। जो समूह संचार, समूह मतलब एक, जब वहां ज्यादा असेंबल हो लोग तो वो उसे क्या कहेंगे, हम समूह कहेंगे। अब पूरे देश में कोई खबर पहुंचानी है, पूरे समाज को कोई बताना है, तो वो एक समूह को हमने खबर देनी है, तो वो कहलाएगा समूह संचार। समूह संचार का उपयोग समाज और देश के सामने उपस्थित समस्याओं को बातचीत और बहस के जरिए हल करने के लिए होता है। कि जो समूह संचार है उसका प्रयोग कहाँ होता है, समाज और देश की समस्याओं को हल करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए। अब जनसंचार किसे कहते हैं, देखो अभी तक बेटा आपने पढ़ा था संचार, अब आता है जनसंचार। जब संचार किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए, यांत्रिक कोई भी जैसे बिजली के यंत्र हैं या हमारी टेक्निक्स हैं उन, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा वो था जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं। अब जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं हमारी। जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं हैं कि जनसंचार के माध्यम से जो है प्रकाशित या प्रसारित संदेश सार्वजनिक होता है। जो हमारा जनसंचार की प्रकृति है वो सार्वजनिक होती है, सबके लिए हम संदेश भेजते हैं जनसंचार के माध्यम से। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच जो है प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो जनसंचार होता है इसमें जो है संचारक और प्राप्तकर्ता, संचारक कौन है, जो संदेश भेजता है, और प्राप्तकर्ता कौन है, जो संदेश प्राप्त करता है। तो जनसंचार में उन दोनों के बीच जो है प्रत्यक्ष संवाद नहीं होता, आमने सामने संवाद नहीं होता। इस माध्यम में अनेक द्वारपाल होते हैं जो इन माध्यमों से
प्रकाशित होने वाली सामग्री को नियंत्रित तथा निर्धारित करते हैं। कि जनसंचार में हम बहुत सारे माध्यमों को जो है माध्यमों की हेल्प लेते हैं। जनसंचार माध्यम में द्वारपालों की क्या भूमिका है? अब देखिए, यह जो द्वारपाल है उनकी जिम्मेदारी है कि सार्वजनिक हित, पत्रकारिता के सिद्धांत, मूल्यों और आचार संहिता के अनुसार सामग्री को संपादित करें तथा उसके बाद ही उनके प्रसारण या प्रकाशन की इजाजत दें। तो इनको कहते हैं हम द्वारपाल। जो हमारे जैसे हमारी पत्रकारिता है, तो उसमें पत्रकारिता के जो सिद्धांत है उनका पालन हो। जब हमारे अखबार छपते हैं, हमारी कोई न्यूज आती है टेलीविजन पर या इंटरनेट पर, तो यहाँ द्वारपालों की भूमिका क्या है? तो द्वारपाल इनके लिए क्या करते हैं कि कैसी खबर छपे, पत्रकारिता के सिद्धांतों का भी निर्वाह हो, और जो हमारी आचार संहिता है उसके अनुसार सामग्री जो है लोगों तक पहुंचे। तो इसकी इजाजत कौन देते हैं? द्वारपाल। कि ऐसी सामग्री छपे समाचार पत्रों वगैरह में कि जो जो है सभी सिद्धांतों पर खरी उतरती हो। संचार के कार्य बताइए। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है संचार के कार्य। कि संचार के कार्य क्या हैं? संचार करता क्या है? तो संचार से हम जो है किसी के भी व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। सूचना लेने या देने का कार्य करता है संचार। और संचार जो है मानवीय भावनाओं की अभिव्यक्ति को भी प्रस्तुत करता है। कि भाई हम अपनी भावनाओं को भी अभिव्यक्त कर सकते हैं संचार के माध्यम से। और जो प्रतिक्रिया है उसको भी व्यक्त करता है कि सामने वाले को समझ में आया या नहीं, यह भी संचार हमें बताता है। संचार जनसंचार के कार्य कौन कौन से हैं भाई? अभी तो हमने संचार के पढ़े, फिर जनसंचार के। जनसंचार के क्या कार्य हैं? सूचना देना, कि जो लोग हैं, दुनिया है, उनको सूचनाएं प्रसारित करता है जनसंचार। दूसरा, लोगों का मनोरंजन भी करता है, जैसे रेडियो, टीवी, सिनेमा वगैरह से क्या है कि लोगों का मनोरंजन होता है। और फिर जागरूकता, कि लोगों को जागरूक करता है कि आपके अधिकार क्या हैं, आप उनके प्रति शिक्षित करता है कि क्या हमारे देश में चल रहा है, इस बारे में भी जागरूकता बढ़ाता है जनसंचार। नेक्स्ट है निगरानी करना। जनसंचार जो है सरकार और विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनकी कामकाज की भी निगरानी करता है। विचार विमर्श, की जो लोगों का विचार, जो लोग हैं वो जनसंचार के माध्यम से आमने सामने आते हैं और विचार विमर्श का भी जो है उन्हें मौका मिलता है इससे, जनसंचार से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है? समाचार वाचक, समाचार बोलने वाला। तो किसको माना जाता है भाई? ये क्वेश्चन आपने किया भी हुआ है। देवर्षि नारद को सबसे पहला समाचार वाचक माना जाता है, देवर्षि नारद को। भारत में जनसंचार का इतिहास काल किस काल में मिलता है? पौराणिक काल से ही जनसंचार का जो है पता चलता है हमें। प्राचीन काल में संदेश किस तरह दिए जाते थे? या तो शिलालेखों पर अंकित करके। जो बड़े बड़े पत्थर के शिलालेख होते थे, उन शिला होती थी, उन पर जो है लेखन कार्य किया जाता था और उसके माध्यम से जो है संदेश भेजे जाते थे। भारतीय संचार के, क्योंकि पहले क्या था, ना तो कागज था ना स्याही वगैरह थी, तो सबसे पहले जब संदेश भेजे जाते थे तो वो पत्थर की शिलाओं पर लिखकर संदेश भेजे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संचार के लोक माध्यम कौन कौन से हैं? तो गुफा चित्र, कठपुतली, लोक नाटक, ये हमारे भारतीय संचार के लोक माध्यम हैं। लोक नाटकों के प्रकार बताइए। अब लोक नाटक जो होते हैं वो उनके प्रकार कौन कौन से हैं? नौटंकी, रागनी, तमाशा, सांग, जो ये प्राचीन
समय में जो है नाटकों के कितने प्रकार होते थे। सांग के द्वारा भी नाटक किए जाते थे, रागनियों के द्वारा भी कोई किस्सा सुनाया जाता था। तो ये सारे क्या हैं, लोक नाटक के प्रकार हैं। जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं? रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, सिनेमा और इंटरनेट। अब जनसंचार में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, जनसंचार में प्रिंट माध्यम का क्या महत्व है? प्रिंट माध्यम क्या होता है बेटा? छपाई वाले जो हमारे माध्यम है वो कहलाते हैं प्रिंट माध्यम। तो जनसंचार की सबसे जो मजबूत कड़ी है वो है प्रिंट माध्यम। अब देखिए, यदि हमारे पास कोई पुस्तक प्रिंट है तो हम उसे किसी भी समय देख सकते हैं। तो प्रिंट माध्यम जो है मीडिया की सबसे मजबूत कड़ी है। यह माध्यम वाणी को शब्दों के रूप में रिकॉर्ड करता है जो स्थायी होते हैं। यदि किसी भी उसकी रिकॉर्डिंग है आपके पास तो आप उसे किसी भी समय सुन सकते हैं। तो ये प्रिंट माध्यम क्या है? हमारे छपाई वाले माध्यम, या आप रिकॉर्डिंग भी आप इसको कह सकते हैं। पत्रकारिता के पहलुओं के बारे में बताइए। तो पत्रकारिता के 3 पहलू हैं। पहला है समाचारों को संकलित करना, इकट्ठा करना। दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना। और तीसरा है उन्हें पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर पाठक तक पहुंचाना। तो पत्रकारिता के 3 पहलू हैं। सबसे पहले क्या है? समाचारों को इकट्ठा करना। दूसरा, उन्हें संपादित कर छपने योग्य बनाना। संपादित मतलब काट छांट करके उनमें जो भी कमी है उसे दूर करके छपने योग्य बनाना। और नेक्स्ट है हमारा तीसरा जो है, पत्र या पत्रिका के रूप में छापकर उन्हें पाठक तक पहुंचाना। पाठक कौन होते हैं? पढ़ने वाले। भारत में छपने वाला पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजट। क्या नाम था जो भारत में सबसे पहले अखबार छपा? उसका नाम था बंगाल गजट। और नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, हिंदी का पहला वो थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। किसने छापा था पहला साप्ताहिक पत्र? किसने? सप्ताह में जो पत्र का जो सप्ताह में पत्र निकलता है उसे कहते हैं हम साप्ताहिक पत्र। तो सबसे हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र था उदंत मार्तंड। किसने निकाला था? ये पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने। ये जो मैंने आपके पास पीडीएफ सेंड किया हुआ है बच्चों, इसमें डेट मेंशन गलत है, इसमें इसको ठीक कर लेना आप। मैंने वैसे की भी हुई है। 1826 आपने जो है मेंशन करनी है। 1826 डेट आप लिखेंगे। हिंदी भाषा के प्रारंभिक दौर में किन विद्वानों ने योगदान दिया? जो हिंदी भाषा का प्रारंभिक दौर चला उसमें किन किन विद्वानों ने योगदान दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महात्मा गांधी, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त। ये कौन है? हिंदी भाषा के प्रारंभिक दौर के विद्वान। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान छपने वाले प्रमुख पत्र पत्रिकाओं के नाम बताइए। कि जिस समय हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था 1947 के आसपास, तो उस समय जो है हमारी पत्र पत्रिकाएं कौन सी थी जो छपती थी? केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती पत्रिका, हंस पत्रिका, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत, ये थी हमारी पत्रिकाएं। भारत की आजादी से पूर्व की पत्रकारिता कौन सी थी? जब आजादी से पहले की, तो वो थी
हमारी भारत की आजादी से पूर्व जो है पत्रकारिता का क्या लक्ष्य था? स्वाधीनता प्राप्त करना। और भारत की आजादी के बाद इसका पत्रकारिता का जो लक्ष्य था वो क्या बन गया? देखिए बेटा कि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस समय जो है पत्रकारिता का लक्ष्य था स्वाधीनता की प्राप्ति। हेलो। और जब भारत आजाद हो गया, हाँ जी जागृति सर, मैम। मैम हाँ लास्ट जी, 2 मिनट है। हाँ हाँ मैं अभी कर रही हूँ सर ठीक फिनिश, है, मैं इसको लिंक मैम कर आप। दूंगी, अपने आप ही देख लेना। तो स्वाधीनता प्राप्ति के पहले जो था लक्ष्य था पत्रकारिता का स्वाधीनता प्राप्त करना, और इसके बाद जो है पत्रकारिता का लक्ष्य हो गया, एक व्यवसाय बन गया, यह एक बिजनेस बन गया पत्रकारिता आजादी के बाद। आजादी के बाद के प्रमुख पत्रकारों के नाम बताइए। तो आजादी के बाद के जो प्रमुख पत्रकार हैं वो हैं अगे, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, राजेंद्र माथुर। ये सब हिंदी पत्रकारिता की बात की जा रही है बच्चों। प्रमाण जोशी, सुरेंद्र प्रताप सिंह। किन्हीं 2 प्रमुख हिंदी अखबारों के नाम बताइए। तो प्रमुख हिंदी अखबार हैं जनसत्ता और पंजाब केसरी। तो बच्चों ध्यान से 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन आपने करने हैं बहुत अच्छी तरह से, और अपने राइट कर लेना नोटबुक में, क्योंकि बार बार मैं आपको सेंड नहीं कर पाऊंगी। धन्यवाद। आज की जो है क्लास हमारी यही समाप्त होती है।